हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट डिजीज के बारे में। हार्ट डिजीज को जानने से पहले जानना जरूरी है हाइपरटेंशन को, क्योंकि हाइपरटेंशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द हार्ट डिजीज। हमारी हाइपरटेंशन हमारी हार्ट डिजीज को लीड करती है। जब हमारा ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में नॉर्मल तरीके से न रहकर जब वो या तो हाई या लो कंडीशन में आ जाता है, तब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीजेस होती हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से होते हुए हम लोग बात करेंगे हार्ट डिजीजेस के बारे में। और क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा है, तो वी गोना मेक दिस वीडियो इन 3 to 4 पार्ट्स, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है और अल्टीमेटली एंड तक देखते देखते आई थिंक व्यूअर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए आज हम वीडियो को शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स में बनाएंगे, सो दैट आपको वीडियो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए और अटेंशन बना रहे। तो चलिए बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में। सबसे पहले दिल की जो धड़कन है वो रक्त दाब को उत्पन्न कर रक्त को हृदय से शरीर के दूरस्थ भागों में भेजती है। बहुत टफ सी हिंदी है, मैं इसे सिंपली आपको बताती हूँ कि हमारे जो हार्ट बीट है वो क्या करती है कि हमारे जो ब्लड है उसको पंप करती है। जब हमारी हार्ट बीट जो आपको सुनाई देती है उसको जब हम सुनते हैं, तो वो हमारी एक्चुअली बॉडी हार्ट में ब्लड पंपिंग का वर्क हो रहा होता है। वो ब्लड जो पंप होता है वो हमारे बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में दूर दूर तक वो पंप होता है और दूर दूर तक जाता है, ट्रेवल करता है। तो ये जो काम है वो हार्ट की जो पंपिंग एरिया है वो ये वर्क करता है। जब ये वर्क होता है तो हमारी बॉडी में उस समय हमारी बॉडी की ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, मतलब जो पंपिंग रेट है वो किस तरीके से चल रही है, ये डिफाइन करती है हमारी हार्ट डिजीजेस को। तो अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है, तो आपका सिस्टोलिक कंडीशन में आप यानी कि संकुचन वाली स्टेज में आपका ब्लड प्रेशर होगा 110 to 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आपको ये यूनिट याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको याद रहता है कि 90-120 हमारा ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, लेकिन हम उसकी जो यूनिट है वो भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारे एग्जाम में हम एक मार्क लूज कर देते हैं। हमें वो एक मार्क भी लूज नहीं करना है, इसीलिए इस यूनिट को हमेशा दिमाग में रखिएगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बहुत ही सिंपल है, एम 4 एम्स आ रहे हैं इसमें, तो इट काइंड ऑफ अ ट्रिक जो आप याद रख सकते हैं। और डायस्टोलिक जो स्टेज होती है उसमें 70 to 90 होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन की जो बॉडी है उसका वर्किंग कैपेबिलिटी है, उसके फूड हैबिट्स हैं, इस पर डिपेंड करता है कि जो आपकी जो ब्लड प्रेशर रेट है वो कब आपके लिए नॉर्मल है, और शायद जो आपके लिए नॉर्मल है वो सामने वाले पर्सन के लिए एबनॉर्मल हाई बीपी या फिर लो बीपी में हो सकती है। तो ये जो वेरिएशन है 110 to 130, 70 to 90, ये हमारी चेंज हो सकती है पर्सन टू पर्सन। जैसा कि मैंने कहा कि एक पर्सन के लिए इट कैन बी नॉर्मल, बट दूसरे पर्सन के लिए ये नॉर्मल नहीं हो सकता। आगे हम बात करते हैं एक नॉर्मल से फैक्ट के बारे में, जो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि वुमेन का ब्लड प्रेशर मेल की यानी कि मेल की कंपैरिजन में कम होता है, ज्यादा होता है, सामान्य रहता है, कोई अंतर नहीं होता। इस तरीके से आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर आपके पेपर्स में देखने को मिलेंगे। तो इसका आपको याद रखना है आंसर कि फीमेल का ब्लड प्रेशर मेल के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम रहता है, यानी कि क्योंकि फीमेल्स आर मोर मतलब मदरहुड होता है उनमें, वो ज्यादा उनमें वात्सल्य की भावना होती है, तो इसीलिए उनको उनको गुस्सा भी कम आता है। दे नो हाउ टू कंट्रोल। ये कोई लॉजिक्स नहीं है, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो फीमेल होती हैं वो ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा किंडरगार्टन में फीमेल टीचर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। आपको हार्डली, आई थिंक मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई मेल वहां पर पढ़ा रहा हो कि यूकेजी एलकेजी में कोई मेल टीचर अपॉइंट हुआ हो। तो इसका रीजन होते हैं इनके, क्योंकि फीमेल कैन हैंडल द चिल्ड्रन मोर इजीली, क्योंकि वो उनके अंदर
ये हॉर्मोन्स हैं वो कैसे डील करेंगी, ये चीजें उनको उनकी बॉडी में ऑलरेडी इनबिल्ड हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमें हाइपरटेंशन कब होती है, क्योंकि जैसे कि हम बात करने वाले थे हाइपरटेंशन के बारे में, क्योंकि हाइपरटेंशन लीड्स टू हार्ट डिजीज। तो हम लोग बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी जो धमनियां होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। जब हमारा ब्लड का प्रेशर जब उस पर जाता है, हृदय को अधिक दबाव के साथ जब रक्त भेजना पड़ता है तो धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ने लगता है, यानी कि हमारी जो धमनियां होती हैं उन पे प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन हो जाता है। ये तो एक एज के बाद की बात है, लेकिन कई लोगों में या फिर कभी आप बच्चों में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, तब आपकी जो धमनियां होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसके कारण भी आपका जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है आपकी धमनियों पर, और इससे हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो आपको हाइपरटेंशन के दो रीजन मिल गए, एक तो एज हो सकता है फैक्टर, और दूसरा आपकी डाइटरी हैबिट्स हो सकती हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन द टाइप्स ऑफ द हाइपरटेंशन। इसके 3 टाइप्स है बेसिकली: एसेंशियल हाइपरटेंशन, डाइवर्जेंट हाइपरटेंशन एंड कन्वर्जेंट हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन को आवश्यक उच्च रक्तदाब कहते हैं हिंदी में, और डाइवर्जेंट को डाइवर्जेंट और कोवर्जेंट बोलते हैं। एक्चुअली जो एसेंशियल हमारा हाइपरटेंशन है उसमें क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर जो है वैसे तो हाई होता है, मतलब पर्सन का अगर आप उसको नापेंगे तो आपको हाई दिखेगा, लेकिन पर्सन इज नॉर्मल, उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी बॉडी उस तरीके से उस ब्लड प्रेशर को एक्सेप्ट कर चुकी है। तो जो व्यक्ति है जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि उसके लिए जो वो ब्लड प्रेशर है वो आवश्यक है, एसेंशियल है, उतना उसके लिए होना चाहिए, तब वो नॉर्मल है। फिर उसके बाद है हमारा डाइवर्जेंट हाइपरटेंशन। डाइवर्जेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है, ये यूजुअली प्रेगनेंसी में और जो ओबीज पर्सन होते हैं, यानी कि मोटापे में और गर्भावस्था में आपको देखने को मिलेगा। जब जो आपकी सिस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की कंपैरिजन में बढ़ जाता है। आपका जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो डाइवर्जेंट के कंपैरिजन में ये बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण आपको डाइवर्जेंट हाइपरटेंशन हो जाती है। फिर उसके बाद होता है कन्वर्जेंट हाइपरटेंशन। कन्वर्जेंट हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो दोनों ही जो आपकी स्टेजेस हैं उसमें कंपैरेटिवली दोनों इक्वल रेशियो में वर्क करते हैं, मतलब दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि 160 mm ऑफ Hg आपका डायस्टोलिक हो गया, और 100 mm ऑफ Hg हो गया आपका सिस्टोलिक। तो ये आपके दोनों एक तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इससे हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे गुर्दे हो गए, हमारे रेटिना की धमनियां हो गई, और आंखों की रोशनी, ये सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है। आपकी आईसाइट वीक होने लगेगी, आपकी रेटिना में के फोकस में चेंज आने लगेगा। इस तरीके के इसमें हमें जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन या फिर सीवियर हाइपरटेंशन क्या क्या होते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं। तो माइल्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर 90 to 105 mm ऑफ Hg हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको चक्कर आएंगे और आपको जी घबराने लगेगा, इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। मॉडरेट हाइपरटेंशन में होता है कि आपका 105 से 120 mm ऑफ Hg आपको देखने को मिलेगा आपका ब्लड प्रेशर, और उसके साथ में आपको हेडेक होने लगेगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब सांस लेने में परेशानी, और आपको घबराहट भी
हो सकती है। इस तरीके के आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सीवियर हाइपरटेंशन में क्या होता है कि सीवियर में 120 से प्लस यानी कि मोर देन 120 mm ऑफ Hg आपका हाइपर ब्लड प्रेशर जाता है, जिसमें आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और नाक, कान, आंख के द्वारा आपका खून भी आ सकता है। मतलब ये इस तरीके से आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जो आपकी डायस्टोलिक रेट है वो बढ़ जाती है। इन तीनों में ही आपकी डायस्टोलिक रेट बढ़ेगी, यानी कि मिडिल माइल्ड आपके हाइपरटेंशन में, मॉडरेट हाइपरटेंशन में और आपके सीवियर हाइपरटेंशन में इंसान की जो दिमाग की नस है उसको वो फटने का डर रहता है और मृत्यु भी संभव है, यानी कि उनकी डेथ भी हो सकती है सीवियर हाइपरटेंशन की स्टेज में। चलिए आगे बात करते हैं हम डाइट के बारे में। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना है। जो लोग ओबीज हैं उनको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। फैट फ्री फ्रूट दें, फैट फ्री तो नहीं हो सकता बट यस कंपैरेटिवली कम फैट आपको प्रोवाइड करना है। आपकी जो कैलोरीज फैट से आपको मिल रही है उन्हें हटाकर आपको हाई कैलोरी वाला फूड खाना है। नमक कम खाना है हाइपरटेंशन वाले पर्सन को। और केम्पनर का जो डाइट है, राइस डाइट है जो उन्होंने 1944 में दी थी, वो फॉलो किया जा सकता है। आपको ये याद रखना है, केम्पनर का राइस डाइट प्लान जो 1944 में उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो मेन फूड है, वैसे हम क्या करते हैं कि राइस को अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे हमारा वेट गेन होता है और वेट गेन अल्टीमेटली हमारे हाइपरटेंशन का रीजन होता है। लेकिन कैंपनर ने क्या किया था, रिसर्च की थी, उन्होंने बताया था कि मेन फूड, अगर मेन इंग्रेडिएंट आपका पूरा डाइट में चावल हो, जैसे कि आप जो पेशेंट है उसको 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम राइस डेली बॉईल करके पर डे दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि 1000 मिलीलीटर से ज्यादा फलों का रस नहीं दिया जाता पेशेंट को। इसमें वो अपनी मन से शक्कर खा सकते हैं, मतलब लगभग पर डे 100 ग्राम जो शुगर है वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं। खजूर है, सूखे फल हैं, इन सारी चीजों की ये अनुमति नहीं देते हैं, मतलब इन्होंने मना किया हुआ है अपने डाइट प्लान में। और इन्होंने मतलब इस तरीके के अपने डाइट प्लान को डेवलप किया है और ये एक्चुअली वर्क किया इसने, और जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया जा सका। इसका उपयोग काफी सफलतापूर्वक रहा और इसको एप्रिसिएशन भी मिला, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। कैंपनर ने का राइस डाइट प्लान 1944 में उन्होंने दिया था। इस तरीके से हमने आज हाइपरटेंशन को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हाइपरटेंशन लीड्स टू हार्ट डिजीज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हार्ट डिजीज के बारे में। अच्छा टॉपिक है और इससे रिलेटेड हालांकि मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, बट स्टिल क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज होने वाला है और पेपर किस तरीके से और बनेगा हमको अभी इसका प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हैं, तो हम सारे ही टॉपिक्स को इक्वल वेटेज देते हुए, इक्वल तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो या कोई चीज़ अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।